एक और तो कोई नहीं है ना? अच्छा अच्छा, बाकी हम सब लोग सितंबर वाले हैं ना। और जनवरी, ये थोड़ा थोड़ा शेयर कर दीजिए। जनवरी वाले बच्चे अब आज यूट्यूब पे जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक सफर खत्म हुआ, एक सफर आज से शुरू हो रहा है। देखिए बेटा, फिनेंशियल मैनेजमेंट ये आपके लिए 50 मार्क्स का ही पेपर है। क्या है अभी बात करेंगे, पहले थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देख लें। और वही यहां भी खेल है, 30% यानी कि 15 मार्क्स ऑब्जेक्टिव होगा और 35 मार्क्स सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव में भी मेन ये प्रैक्टिकल ही होता है। थोड़ी बहुत कुछ चीज की डिफिनीशन पूछ दे तो बात अलग है। अभी आज ही पेपर आएगा, पेपर बच्चों में बट गया होगा 2 बजे, बल्कि 45 में ही बट गया होगा। पेपर आएगा तो आप लोग देख ही लीजिएगा कैसा पेपर आता है। आज शाम को 5:30-6 बजे तक पेपर आ जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव है तो 2-2 नंबर के होते हैं, सब्जेक्टिव है तो 4, 5, 6, 7, 10, डिपेंडिंग अपॉन कैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से पूछ देते हैं ये। और 50 नंबर फिर एसएम है, 50 नंबर फिर एसएम है। और जो एसएम है उसमें भी कुछ ऐसा ही हिसाब होता है, दोनों मिला के बात होती है। अच्छा, इसी बीच आया सर इन्वेस्टमेंट चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, वो चिंता ना करें आप। संडे को शायद कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर का भी कुछ बाकी है डिफिनीशन, और कैपिटल बजटिंग का भी हो तो सर करा देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब सर ने कहा कि हमने कंप्लीट करा दिया। अब ड्यूरेशन क्या लगेगा, पासिंग मार्क दोनों मिला के 40%, ठीक है। ड्यूरेशन क्या लगेगा, तो सबसे ज्यादा टाइम हम लोग एफएमएसएम को ही देते हैं। 2-2 घंटे की 2 क्लासेज होती है, पार्ट होने का इसको बहुत अच्छा फायदा है, डायरेक्ट कैट की तरह इसको भी बेनिफिट है। तो मान के चलिए ना कि 1 घंटे 45 मिनट की क्लासेज होंगी और तकरीबन 55 क्लासेस के आसपास होंगी। 1 घंटे 45 मिनट मतलब इसको अगर हम देखें तो 1.7 आवर्स है ना, 1.7 आवर्स। तो रफली अगर हम बात करें तो ये 100 आवर्स के करीब होता है। बाकी बैच पे डिपेंड है, 2-4 घंटे पहले हो जाए, 2-4 घंटे बाद में। आपने देखा है टाइम का तो कोई इशू होता नहीं है। क्लासेज का ड्यूरेशन ये होगा, टाइमिंग शाम को या तो 2 बजे से होगा चाहे 4 बजे से, यही होता है। मॉर्निंग में 2 पेपर होते हैं, फिर बाद में ये 2 पेपर होते हैं। डेज भी आपको पता ही है, कभी चेंज नहीं होता, टीटीएस ही रहता है। सेकेंड ग्रुप हम लोग टीटीएस में रखा हुआ है। तो 4 महीने लगा लीजिए, 4 महीने में कहाँ तक पहुँच जाएंगे, एकदम लास्ट तक सर ने पढ़ाया वो भी हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स 5 महीने मान लीजिए, 21 जनवरी है, 5 महीने जोड़ दीजिए, कहाँ तक पहुँचेंगे। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 21 जून। लेकिन 21 जून तक फिर सब कैपिटल बजटिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब कैपिटल बजटिंग छोड़ के, वर्किंग कैपिटल छोड़ के। अगर आपने कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल पढ़ रखा है पिछले बैच में, तो फिर तो आपका मार्च खत्म होते होते या अप्रैल, 15 अप्रैल तक आपका काम हो जाए। 2 महीना तो लगा था ना उसमें, है ना। आप लोगों ने मेरे ख्याल से चालू किया होगा 20-22 के आसपास से, तो 2 महीने तो आपने एफएम पढ़ा ही है, तो 2 महीने वहाँ से कम हो जाएगा। तो जून की बजाय आपका काम अप्रैल में ही हो जाएगा, बाकी जून तक भी हो तो क्या ही दिक्कत है। समय तो बड़ा अच्छा हो गया, अब समय सीए इंटर में कम नहीं है। अब मेन बात पे करते हैं, पढ़ाई कि कैसा पेपर है, प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल है, कैसा पेपर है। तो देखिए हार्ड कोर प्रैक्टिकल पेपर है ये, अकाउंट कॉस्ट की तरह, बल्कि इवन कॉस्ट की तरह। ठीक है, डिफिनेशन तो आएंगे ही आएंगे, शब्दों के डिफिनेशन पूछना भाई एग्जामिनर का काम है कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या बातें ध्यान देनी चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन वो बहुत मायने नहीं रखता, थ्योरेटिकल नॉलेज तो होनी चाहिए।
उसके बाद प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, बट पेपर बेसिकली ये प्रैक्टिकल है। और ज़रा बढ़िया से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ 50 नंबर, फाइनल में 100 नंबर, और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है इंटर में भी, और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है फाइनल में भी। फाइनल के बच्चे पास ही AFM के चलते होते हैं, सिलेबस कम, नंबर खूब ज़्यादा, और इसमें चाह के भी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती। मैथमेटिकली कभी कभी थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसके लिए टीचर है ना, हम लोग हैं, बट वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोसीजरल होता है, काफ़ी हद तक मैथ की तरह साइंटिफिक भी है। ये मैथ के सबसे करीब यही पेपर है। आप देख ही रहे हैं, अकाउंट कहने कोई मैथ है, उसकी दुनिया अपनी अलग ही है। ये कैपिटलाइज करो, वो मत करो, यहाँ चार्ज करो, वहाँ ये करो, तो कानून थोड़ी अकाउंट में ज़्यादा आ गए हैं, कॉस्टिंग में थोड़ा कम है। इसमें मैथ के बहुत करीब पेपर है, तो इसका जो नेचर है प्रैक्टिकल नेचर मैं कहूँगा। ऑल्दो थ्योरेटिकली तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन थ्योरेटिकली इसको याद करने मत बैठ जाइएगा, वो बोरिंग हो जाएगा। समझने पे फोकस, जैसे मैथ में होता है, मैथ में समझना और प्रैक्टिस, ठीक है कि नहीं। प्रैक्टिकल पेपर का आप कैसे पढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स की, और अंडरस्टैंडिंग के बाद डिफरेंट परिस्थिति में बताइए, उसका प्रैक्टिकल होना चाहिए, है ना, प्रैक्टिस। ये इसका मेन नेचर है, ठीक है। तो चलिए अब मेन बात पे आते हैं। मेन बात पे आते हैं कि भाई फिनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। आप गौर से देखिए तो ये दो चीजें हैं, नहीं, एक है फिनांस और एक है उसका मैनेजमेंट। ये दो चीजें हैं। यहां से आप लिखना शुरू कर सकते हैं, कॉपी निकालिए, फ्रेश पेज लीजिए। ज़्यादा थ्योरेटिकल बात नहीं करूंगा मैं, सीधे धंधे पे आऊंगा, थोड़ा सा बस एक अंडरस्टैंडिंग दे दूं। फिनांस का मतलब क्या है। फिनांस का मतलब केवल कैश नहीं होता। फिनांस का यहां मतलब है सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेस, ठीक है ना। इकोनॉमिक रिसोर्सेस को ऑब्टेन करना, या दूसरे शब्दों में एक्वायर करना, या इकोनॉमिक रिसोर्सेस को यूटिलाइज करना। ऑब्टेन करो या यूटिलाइज करो, यही सारा खेल फिनांस का है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एक्वायर करना और उसको यूटिलाइज करना। जैसे टॉपर्स के पास ये बिल्डिंग है, हम इसको किस काम में लाएं कि प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो, ये भी इकोनॉमिक रिसोर्स का यूटिलाइजेशन है, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। टॉपर्स के बैंक में 100 करोड़ रुपए हैं, उसे कहाँ यूज किया जाए, ये भी पार्ट है। टॉपर्स को किसी काम के लिए 100 करोड़ चाहिए, पैसा कहाँ से आए, ये भी उसका पार्ट है। तो दोनों ही बातें, एक्वायर और एक्विजिशन। सही पूछिए, लिख लिया बेटा, सही पूछिए। तो 4 या 5 नंबर है, 5 नंबर। ये ना एक कंपनी है या इंटरप्राइज है, जो भी है, दुनिया की हर कंपनी ने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना होता है। किस चीज में, या तो फिक्स्ड एसेट में, और या फिर करंट एसेट में, जिसको हम लोग प्यार से आजकल बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अब हम कहाँ मतलब इन्वेस्ट करें, कितना इन्वेस्ट करें, कहाँ ना करें, ये सब भी डिसीजन किसी न किसी को तो लेना है। और ये डिसीजन आप अभी अभी पढ़ के हटे हैं, याद करो
कैपिटल बजटिंग क्या था? फिक्स एसेट की बात थी। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में पढ़ा था, कैश मैनेजमेंट, रिटर्न मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स मैनेजमेंट, वो सब क्या था? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है ना? तो पैसा कहाँ लगाएं, पैसा कितना लगाएं, लगाएं कि ना लगाएं, ये सब डिसीजन इन्वेस्टमेंट का है। ठीक है ना? तो यही मैंने यहाँ पे कहा है, यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। लेकिन यार फंड का यूटिलाइजेशन वही कर सकता है ना जिसके पास फंड हो। तो फंड लाना बड़ी बात है। आपको फंड एक्वायर करना है। एक सही बात कहें बेटा जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट को लोग आजकल बड़ा खोज रहे हैं, सीए वाले, क्या बोलते हैं, कंपनी वाले, लेकिन वो ज़्यादा यूटिलाइजेशन के लिए नहीं खोज रहे। यूटिलाइजेशन के समय तो इंजीनियर भी अपने आप को 30 मार्कान समझते हैं, बट उनको कोई पैसा देता नहीं है क्योंकि वो बता नहीं पाते हैं अपनी बातों को। उनके विचारों को सेल करके पैसा लाने की जिम्मेवारी मैं गर्व के साथ कर सकता हूं आज पूरी इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है। बैंक भी उन्हीं पे भरोसा करते हैं। जैसे होता है ना शादी, शादी में लड़का लड़की जरूरी है, लेकिन उसको मिलवाने का काम तो पंडित जी करेंगे ना। अभी भी छोटे शहरों में लोग पंडित जी से बोलते हैं कि पंडित जी आप तो कई घरों में पूजा कराने जाते हैं, है ना, तो कोई सुयोग्य हमारे घर के लायक कोई बहू हो या कोई वर हो तो बताएं। फिर पंडित जी मार्केटिंग शुरू करते हैं अलग अलग घरों में जाके कि एक लड़का तो है हमारी नज़र में। हाँ कहो तो बात चलाऊं। सीए कर गया है, ये फाइनल में 1-2 पेपर बाकी है, कुछ खास नहीं बाकी है। ठीक है कि नहीं? यहाँ पे जॉब करता है, ये है लड़का तो सुशील है, बड़ा आज्ञाकारी, मैंने देखा है। इसी तरह लड़की की भी मार्केटिंग करते हैं कि कन्या है हमारी नज़र में, बड़े सुशील, बड़ा है ना सुंदर, और अच्छे घर की, बड़े संस्कारी लोग हैं वो लोग। तो वो अगर इस घर में आ जाए तो इस घर में तो चांद लग जाए, 4 चांद हो जाए। कहो तो बात चलाऊं। ठीक बात है कि नहीं? तो ये मिलवाने का जो काम है ना, वो कौन करते हैं? पंडित जी। मतलब जनरली, वैसे आजकल लड़के थोड़ा ज़्यादा आगे निकल गए, खुद ही बात कर लेते हैं। पंडित जी कुंडली मिलाओ, फालतू बात मत करो, ये लो 500 रुपये। लेकिन यही काम कॉरपोरेट में, बैंकों को किसी न किसी को पैसा देना है और कंपनियों को पैसा चाहिए ताकि वो इन्वेस्टमेंट नंबर 1, इन्वेस्टमेंट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट नंबर 5 कर सके। क्या मैं सही हूं बेटा? ये बैंकों का काम है। तो आखिर बैंक कैसे करे ये काम, किस पे भरोसा करें किस पे ना करें? तो पंडित जी का जो रोल है ना, वही आजकल कौन कर रहे हैं? चार्टर्ड अकाउंट। क्योंकि वो कंपनियों में भी जाते हैं, बैंकों में भी जाते हैं, कंपनियों की अच्छाई बुराई उनको पता होती है एज ऑडिटर, तो बैंक उन पे भरोसा थोड़ा ज़्यादा करते हैं। वो मान के चलते हैं कि कह रहे हैं तो ठीक ही, बाकी वो अपना भी चेकअप करते हैं, मनाही थोड़े ना है, अपना भी चेकअप करते हैं, लेकिन वो काम ये जरूर देखते हैं। ठीक बात है कि नहीं? चलिए, तो ये फंड जो होता है बेटा, ये भी 2 तरह का होता है, कैपिटल फंड और बताइए लोन फंड। कैपिटल फंड भी आपने सुना होगा, कई तरह का आजकल है, इक्विटी है, प्रीफरेंस है, रिजर्व एंड सरप्लस है, मतलब रिटेन अर्निंग। लोन फंड भी कई तरह का है, लॉन्ग टर्म और बताइए शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में आपने सुना होगा फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं लोग, आपने सुना होगा डिबेंचर इशू करते हैं, ठीक है ना, और बॉन्ड वगैरह कई तरह की चीज़ें आ रही हैं। शॉर्ट टर्म में बेसिकली बैंक ओडी खूब चलता है, कैश क्रेडिट चलता है, सबके बारे में बेटा बात करेंगे। क्रेडिटर से भी अगर उधार मिल जाए तो भी क्या दिक्कत है, वो भी एक तरह का फिनांस ही है। तो ये 3, 4, 5 तरह की चीज़ें होती हैं जो आपको यहाँ पे देखनी है। ठीक है, लोन कैपिटल और ओन कैपिटल। ठीक है बेटा जी।
सही है। सबने लिखा? अब कहाँ से लोन लें, कितना लोन लें, क्या शर्तें होनी चाहिए, हमें क्या फ़ायदा है, कहीं पे रिस्क है, कहीं पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लो इक्विटी बहुत इशू कर दिया तो पता चला कंपनी आपके हाथ से निकल गई, कंट्रोल साफ हो गया। लोन ज़्यादा इशू कर दिया तो पता चला रिस्क बहुत हो गया इंटरेस्ट का। शॉर्ट टर्म लिया तो उसको पेमेंट करने के लिए फिर परेशान 3 महीने बाद। लॉन्ग टर्म लिया तो परमानेंट इंटरेस्ट का बर्डन चढ़ गया गले पे। तो बहुत सारी कंसिडरेशंस है जो यहाँ ध्यान देनी है। आप अगर सी इंटर का सिलेबस देखें, यही सिलेबस है बेटा। जितने चैप्टर आप देख लें, 2 किताबें हैं। एक किताब तो मैं देख रहा हूँ ये पतली वाली है, और एक किताब तनिक इससे मोटी ताजी होगी। है कि नहीं आप लोगों के पास? आज की जरूरत नहीं है वैसे, है ये वाली ली है कि नहीं? नहीं ली है तो ले लेना, ठीक है। वॉल्यूम 1 लिखा होगा, वॉल्यूम 1। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे फंड कहाँ से लाएं, कैसे लाएं, किन बातों का ध्यान दें, और इसके अंदर हम बात करेंगे फंड कहाँ यूज करें, कहाँ एक्वायर करें। तो ये 2 चैप्टर जो थे इसमें थे, कुछ बच्चों ने पढ़ लिया, बाकियों को पढ़ना है वॉल्यूम 2। लेकिन वॉल्यूम 1 के अंदर फंड कहाँ से आया, आपके सिलेबस में पहले यही है। क्योंकि देखो पैसा आएगा तभी तो यूज करेंगे, बिना पैसा आए क्या ही प्लान करें, और प्लान का कोई फायदा है? तो इसीलिए पैसा लेते समय किन बातों का ध्यान देना है, कैसे पैसा लाएं, किस में हमारा फायदा है, किस में नुकसान है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। इस मैं चैप्टर का नाम लेता हूं। इसमें चैप्टर आएगा बेटा टाइप्स ऑफ फिनांस। फिनांस का क्या टाइप्स है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज, डिविडेंड डिसीजंस। हालांकि डिविडेंड डिसीजन थोड़ा सा इससे अलग है, लेकिन मान के चलो वो भी इसी में है, इसलिए मैंने यही शामिल किया है। हालांकि कई लोग उसको तीसरा पार्ट मानते हैं डिविडेंड डिसीजन करना, कि पैसा जो आ गया तो उसको कहाँ पे हम प्रॉफिट हो गया तो कैसे खर्च करें, लेकिन मैंने यही शामिल कर रखा है। 3 पार्ट के बजाय 2 ही पार्ट हम कर रहे हैं, बाद में आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये सारे चैप्टर बेटा इसी के हैं, 1 2 3 4 5। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चैप्टर है फिनेंशियल एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस। ये एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो अकाउंट में हुआ करता था, और किसी को याद हो तो 12 के अकाउंट में है, बीकॉम के भी अकाउंट में है, मेरे साथ तो और भी है। मैंने सीए इंटर के अकाउंट में भी पढ़ा है और सीए फाइनल के अकाउंट में भी पढ़ा है। उस समय ये चैप्टर अकाउंट में ही हुआ करता था। अभी 4-5 साल पहले से ये एफएम में गया है, मतलब जब से एफएम एक सेपरेट पेपर आया तब से गया, वरना ये अकाउंट का ही पार्ट हुआ करता था। चलिए, तो बेटा हम ये आप कोई नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि इन सब की समझ तब तक अधूरी है जब तक हम कंपनी को ना समझें, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ना समझें, पीएल को ना समझें। आपके मन में बात होगी सर हम तो डेली पीएल बैलेंस शीट बनाते हैं। पीएल बैलेंस शीट बनाना और बात है और समझना और बात है। ये वही बात है कि ब्लड निकालना और बात है, लेकिन ब्लड रिपोर्ट बनाना और फिर उस ब्लड टेस्टिंग की रिपोर्ट को समझना और बात है। ब्लड तो कोई भी निकाल ले, उसमें क्या है। तो इस बात के लिए हमें एक चैप्टर पढ़ना होगा। इन सब की चाबी एक जगह पे है और उसी चैप्टर का नाम है फिनेंशियल एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस, जो अगले 8-10 दिन हम लोग पढ़ेंगे खूब मन से। क्योंकि वो अगर आपने चैप्टर मन से पढ़ा, हालांकि आपने पढ़ रखा है 12 में, बट फिर भी तो एक चैप्टर फ्री होगा लिवरेज और एक चैप्टर फ्री होगा ईबीआईटी। मतलब एक पढ़ें और 3, इसका मतलब 30% सिलेबस खत्म। चैप्टर ही कहाँ है, 2 इधर है, 5-6 उधर है। मैक्स टू मैक्स लगा लोगे तो 10 चैप्टर होगा, तो 10 में से 3 यही खत्म हो जाएगा। जनवरी और फरवरी का यही टारगेट है। फिर मार्च में हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल,
डिविडेंड पॉलिसी और कैपिटल स्ट्रक्चर। ये किताब हो जाएगी खत्म, 6 चैप्टर में किताब खत्म। फिर देखेंगे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल। तो हम ये टारगेट करते हैं कि 20-15 अप्रैल तक ये फर्स्ट वाला पोर्शन हम लोग खत्म कर लेंगे, लेकिन पहले शुरू तो करें। तो शुरू कर रहे हैं बेटा फिनेंशियल एनालिसिस। यहां से बेटा आपका चैप्टर शुरू हो रहा है। आपकी बुक में चैप्टर नंबर 3 पे दिया हुआ है, ठीक है। और जहां तक मेरा सवाल है, मैंने जो महसूस किया है, ऐसा कोई एफएम का एग्जाम नहीं हुआ जिसमें 8 नंबर का क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस से ना आया हो। अब ऑब्जेक्टिव जोड़ दो तो 10 का भी आता होगा। जैसे वहाँ है ना कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सभी कॉन्ट्रैक्ट की अम्मा है, ऐसा कुछ कहा जाता है कि मदर ऑफ ऑल एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मतलब बिजनेस लॉ के तो सारे एक्ट का मदर है ही। उसी तरह से ये भी है, ये एफएम का समझिए मम्मी है ये। आइए, क्यों मैं कह रहा हूं आपको धीरे धीरे पता चलेगा। सुनिए, फाइनेंशियल एनालिसिस में क्या होता है, हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है उसमें जो डाटा है, जो प्रेजेंटेशन है, जो डिस्क्लोजर है, जितना भी है, आंखों से जो दिख रहा होता है ना, हम उसे कहीं ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कई बार आपको कोई आदमी दिखाई दे रहा है, लेकिन आप मन ही मन सोच रहे हैं बड़ा बदमाश आदमी है यार, हालांकि वो बदमाशी नहीं कर रहा, लेकिन आपने उसके बारे में सुन रखा है, समझ रखा है, और उसके आपके हाव भाव से भी लग रहा है कि यार ये आदमी ठीक नहीं है, इसे थोड़ा दूर रहें, वही अच्छा है। उसी तरह से ये है कि जो दिखता है ना वो असल में होता नहीं है, उससे कहीं ज्यादा बातें हम पता कर सकते हैं। तो आज वो आप क्या कहते हैं इसको, जिसको बारीक करके देखते हैं, माइक्रोस्कोप वाली आंख पैदा करेंगे आप, जिससे फिनेंशियल स्टेटमेंट जो अकाउंट में हम बनाते हैं वो क्या कहता है इसका हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एग्जांपल से भी बताता हूं, 2 मिनट रुक जाइए। तो ये बेसिकली फिनेंशियल स्टेटमेंट के परफॉर्मेंस और फिनेंशियल स्टेटमेंट के पोजीशंस, मतलब बैलेंस शीट कह लीजिए, ये पीएल हो गया बेटा, और ये क्या हो गया, बैलेंस शीट हो गया। इन दोनों का इन्वेस्टिगेशन है। सीआईडी देखा है कभी लाइफ में, कभी सीआईडी देखा है किसी ने? तो सीआईडी में एक फोन आता है कि भाई कहीं लाश पड़ी हुई है, ठीक है कि नहीं। सीआईडी वाले धड़ाम से पहुंच जाते हैं वहां, खेत तोड़ तड़ के पहुंच जाते हैं। खैर, कमरे में लाश पड़ी है सोफे पे। अब ये खोजते हैं कि भाई क्या ही हो सकता है, तो लास्ट में इनको टेबल पे ग्लास दिखाई देता है, लिपस्टिक के निशान है। और बारीक चलो यार, हाथ का निशान तो खैर ठीक ही है, 2 ग्लास है, एक ग्लास तो ऐसे ही है, दूसरे ग्लास में लिपस्टिक का निशान है, और वो लिपस्टिक वाली गायब है ना। हाँ, किसी एक ही दुकान पे खास तरह की लिपस्टिक है, उसका सालून के अध्ययन करता है, बोलता है ये तो जर्मन मेड है या इटालियन मेड है, ये तो जनरली नहीं मिलती। हाँ, ये बहुत महंगी है, ये एयरपोर्ट वाले दुकान पे मिलती है। अच्छा चलो एयरपोर्ट चलते हैं, वहां का सीसीटीवी कैमरा देखते हैं। अच्छा ये मोहतरमा है, पकड़ो इसको। नहीं, बाद में, लास्ट में बेटा, अभी लास्ट में, ठीक है कि नहीं। तो धीरे धीरे 1 बार 2 बार 3 4 5 बार वो उसको कहीं और लेके, उसको कहीं और लेके, तब लास्ट में एक बेचारा पकड़ा जाता है, और वो कुछ बता नहीं रहता, और एपिसोड खत्म करना होता है धड़ाम से, ठीक है कि नहीं। हाँ, एक चाटा मारो, बात खत्म।
चलो जो भी है, लेकिन अगर आपने देखा हो तो इतना कॉमेडी भी नहीं है। वो छोटी छोटी बातों से चीजें निकालते हैं, कहीं पे बाल, कहीं पे उसकी खाल, कहीं खाल की खाल, ठीक है ना, कहीं बॉल, कहीं आधा खाया हुआ बर्गर, कुछ भी हो सकता है, वहां कुछ हिसाब नहीं है। ठीक बात है कि नहीं? तो इस तरह से करके काम करते हैं। हम भी देखो ऐसे ही जासूस हैं। हमारी जासूसी जरूरी नहीं है, किसी की कंपनी में कोई 200 करोड़ रुपए लगा रहा है, ऐसे ही लगा देगा। भाई फाइनेंशियल स्टेट में देखेगा, सोचेगा, समझेगा, तब ना पैसा लगाएगा। ऐसे 200 करोड़ लगा दे, बाद में कंपनी फ्लॉप हो जाए। कोई स्टार्टअप है, हम उसके अंदर 200 करोड़ लगा दें और कंपनी ऐसी टाई फिस हो जाए, तो ये कुछ थोड़े ना है। इतना आसान हलवा समझ रखा है क्या? तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत ही बढ़िया से करने की जरूरत है। ठीक है ना बेटा? तो इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, तरीके तो बहुत हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत ही बढ़िया टूल जो है ना, वो है रेशियो एनालिसिस। जैसे डॉक्टर साहब लोग, कोई भी आजकल प्रॉब्लम होती है, फटाक से बोलते हैं ब्लड टेस्ट करवाओ। 2-3 दिन भी फीवर हो, ठंडी गर्मी हो, कुछ भी हो, तो पहले तो ब्लड टेस्ट तो करवा ही लेते हैं, फिर बाद में और कुछ करें ना करें। और अगर सर और की प्रॉब्लम है, हड्डी उड्डी की प्रॉब्लम है, तो फिर वो एक्सरे, एमआर, पता नहीं क्या क्या होता है, सीटी स्कैन, फिर वहाँ भी चले जाते हैं। और उनका ये मानना है कि भाई जितना अच्छा एनालिसिस होगा, मर्ज उतनी बढ़िया पकड़ में आएगी और इलाज उतना अच्छा होगा। ठीक बात है? मर्ज नहीं पकड़ पाएंगे तो क्या ही होगा। तो रेशियो एनालिसिस इसका एक बहुत अच्छा टूल है। टूल और भी हैं, लेकिन आपके सिलेबस में अफसोस एक ही टूल पे ज़्यादा फोकस किया गया है, रेशियो। क्योंकि सही पूछिए तो 99% लोग इस्तेमाल भी रेशियो का ही करते हैं। ठीक है ना? और किसी के ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है, बट ये है। अब रेशियो एनालिसिस के अंदर क्या होता है? देखिए, रेशियो एनालिसिस में दो बातें हैं। एक तो है भाई साहब कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। ठीक है? कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। और दूसरा है उसकी एनालिसिस। कैलकुलेशन ऑफ रेशियो का मतलब है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप between two or more financial data. Establishment of relationship between two or more financial data. ये क्या है बेटा? ये है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप। ये है रेशियो कैलकुलेट करना। और जब ये रिलेशनशिप का पता चल जाए, जब रिलेशनशिप का बेटा पता चल जाए, तो उसका इंटरप्रिटेशन आपने अकाउंट में पढ़ा होगा। अकाउंट में एक आता था कि भाई अकाउंट में कितने प्रोसेस हैं, याद आया किसी को? तो उसमें आता था कि भाई पहले तो बेसिक बुक्स बनाओ, जर्नल बनाओ, सब्सिडरी बुक्स बनाओ, है ना, ट्रायल बैलेंस उठाओ, जिसको उन्होंने कहा था कि भाई ये क्या है, ये है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग बोलते थे ना उसको। फिर अकाउंट शुरू करो जिसके अंदर फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। लेकिन अगर आपको याद हो तो फिर उसके आगे लिखा था एनालिसिस और उसके आगे लिखा था इंटरप्रिटेशन। वो भी अकाउंट का ही पार्ट है। इसीलिए मैंने चैप्टर शुरू करने से पहले बोला कि ये बेसिकली पहले पार्ट अकाउंट का ही माना जाता है। आज एफएम की किताब में दे देने से एफएम नहीं हो गया। असल में इसके बगैर एफएम का काम नहीं हो सकता, इसीलिए एफएम में पढ़ना है, वरना ये है बेसिकली अकाउंट।
तो ये पढ़ते समय अकाउंट का ही मजा लीजिएगा बेटा, कुछ अलग से, बल्कि पूरा एफएम पढ़ते समय ही। और आप अकाउंट को ध्यान रखें, कंपनी अकाउंट को खास तौर पे प्रेफरेंस शेयर, लोन, डिवेंचर वगैरह की बातों को समझें तो आप ज़्यादा बेटर करेंगे, करके ले जाने दीजिए। तो उसका इंटरप्रिटेशन हमें करना है। अब बात को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा इलस्ट्रेशन लेता हूँ। पहले मैं एक जनरल इलस्ट्रेशन लेता हूँ, फिर मैं फिनेंशियल इलस्ट्रेशन लूंगा, ठीक है। जनरल ये है कि 10+2 का एग्जाम आप सबने दिया है, पास भी किया है, मैंने भी दिया है। पलक बेटा, आपके 10+2 में कितने नंबर थे? नंबर बताओ। नंबर याद है? विशाली भर हुआ है कितने? 400, 450 ऐसा कुछ। कितने? 37, ठीक है। मेरा भी नंबर सुन लो, मेरे नंबर थे 544। उस्ताद है तो आपसे ज्यादा नंबर तो आएगा ही मेरा। अब देखिए, मतलब कितने लोग जासूस टाइप के हैं। सीधे सीधे ये नहीं एक्सेप्ट करना है कि हाँ सर हमारे नंबर कम थे, ये एक्सेप्ट नहीं किया इन्होंने। कम पढ़े थे सर, हम किसी काम में लॉकडाउन में फंस गए थे, लेकिन सीधे पहले बोला अरे आपके तो नंबर पेपर भी ज्यादा होंगे। सही बात है, ये है मार्क्स ऑब्टेन्ड, हमने मार्क्स क्या लिया। लेकिन एक होता है मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है बेटा। अब देखो, अगर हम यहीं पे बात छोड़ दें तो कोई भी कहेगा कि सर के 100 नंबर ज्यादा हैं, बहुत पढ़ते होंगे सर, पलक ध्यान नहीं देती पढ़ने पे। आम आदमी तो यही कहेगा भाई, ठीक बात है, देख के खुली आंखों से तो यही दिखाई देता है। लेकिन इसमें कैच है। कैच क्या है? ये आउट ऑफ शायद 500 होगा और ये आउट ऑफ 900 है। हमारे समय में जब हम लोग पढ़ते थे तो 12 में 9 पेपर होते थे, 2 इंग्लिश के, 1 हिंदी के। हाँ, 2 इंग्लिश के, 1 हिंदी का, तो 300 नंबर तो यही हो गया, ठीक है ना। और फिर 6 पेपर और थे जिसके अंदर अकाउंट, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, एक मनी एंड बैंकिंग अलग से था, जो आप लोगों ने चैप्टर पढ़े थे ना, वो आरबीआई वगैरह, हमारे में पेपर था एक मनी एंड बैंकिंग, अर्थमेटिक्स, मैथमेटिक्स। और एक और पेपर हुआ करता था, नहीं उसका अजीब नाम था, नहीं, क्रॉस्पॉन्डेंस, क्रॉस्पॉन्डेंस, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड क्रॉस्पॉन्डेंस, चिट्ठी लिखना, कमर्शियली चिट्ठी लिखना, किसी से माल मंगाना हो, भेजना हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बात करनी हो, तो उसका चिट्ठी कैसे लिखेंगे, तो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस करके पेपर हुआ करता था। अब उस जमाने की बात थी, उस समय जो सिलेबस था वही ना पढ़ेंगे हम, हमारे लिए तो अलग से कोई सिलेबस होगा नहीं भाई। तो देखो, अब परफॉर्मेंस मामला फंस गया। अब ऐसे बात नहीं बनेगी, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाएगा। तो जब इनको परसेंटेज में कन्वर्ट किया, करके देखना बेटा, 87, हमारे को करके देखो 60, चलो 60 मान लो, ठीक है। तो देखो, यहां पे जो बात नहीं समझ रही थी, यहां पे ज्यादा समझ आ रही है। सी इज मच बेटर, मेरे से कहीं ज्यादा पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं ये। मैं 12th में कम पढ़ता था, लेकिन बेटा उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई बढ़ाई। सीए इंटर में भी रैंक आया, फाइनल में भी आया, सीए में भी आया, सीएस में भी आया, सीडब्ल्यू में भी आया। इससे हमें कुछ सीखना है बेटा, ये सारा वनडे है। जब खेलोगे परफॉर्म करोगे, नहीं मन से खेलोगे परफॉर्मेंस कभी बिगड़ सकती है। रोहित शर्मा को देख लो, विराट कोहली को देख लो, जब खेलते हैं तो दुनिया उनको सर माथे पे रखती है, एकदम वाह 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 वाह, और नहीं खेलते हैं तो गाली देने से भी लोग नहीं रुकते, बुढ़ा हो गया है, खेलना भूल गया है, हाँ, वड़ा पाव हो गया है, ठीक है कि नहीं, बाहर निकलो, कहाँ को फालतू में जगह बर्बाद करके रखे हो। अच्छा खासा इंडियन टीम जीत रही थी, तुम जाके कैप्टेंसी करने लगे और हरवा दिया, और 5वें मैच में बाहर ही बैठना था तो गए क्यों। तो कहने का मतलब है लोग सक्सेस को देखते हैं। तो देख लो यहाँ पे
मच बेटर कैंडिडेट। तो आपने देखा, ऐसे देखने से बात नहीं पता चलती, जब ऐसे देखते हैं तो पता चलता है। अब इसको हम फिनेंशियली कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एक है पी लिमिटेड, एक है बी लिमिटेड। यहां है बेटा जी नेट प्रॉफिट। मान लीजिए पी लिमिटेड का नेट प्रॉफिट है 200 करोड़, बी लिमिटेड का नेट प्रॉफिट है 1000 करोड़। बताइए कौन कंपनी बढ़िया हुई? बी। कोई भी कहेगा 1000 करोड़ कमाना बड़ी बात है, भाई अच्छी बात है। लेकिन फिर पता चला कि ऐसा नहीं है। आप ये भी तो देखो कि कैपिटल कितना इंप्लॉयड है। इस बात को ऐसे समझो कि एक ऑटो वाला है, 5-6 लाख की ऑटो आती होगी मेरे ख्याल से। ऑटो वाला अगर डेली का 1000 रुपये कमा के आ रहा है तो घर वाले ठीक ठाक मानते हैं उसको, बढ़िया पराठे में घी लगा के उसको देते हैं। लेकिन मान लो कोई आदमी बड़ी वाली बस, कौन सा आजकल आता है वो वोल्वो बस, वो अपना खरीद के चलाता हो और वो दिन में 1000 रुपये कमा के आए। बस है 70 लाख की। घर वाले बोलेंगे बेटा तू तो रहने ही दे। हाँ नहीं, सब काट के 1000 रुपये, सब डीजल वजल सब काट के 1000 रुपये। लेकिन क्या वो खुश होगा? उसके घर वाले खुश होंगे? 70 लाख लगा के, हाँ समझ रहे हैं इस बात को आप? कि भाई देखो जब 6 लाख में आ रहा है 1000, तो 70 लाख लगाने पे तो उसी हिसाब से आना चाहिए ना। इसका मतलब सिर्फ लोग रिटर्न नहीं देख रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट है वो भी देख रहे हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल इंप्लॉयड। अगर मान लीजिए इन्होंने 1000 करोड़ की कैपिटल इनकी कंपनी में लगी है, तो बोलिए परसेंटेज आरओआई क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पलक की कंपनी में है 20%। मानते हैं बेटा? और हमारी कंपनी पुरानी है, हमने 10,000 करोड़ रुपए लगा रखे हैं। बताइए हमारी कंपनी का क्या हिसाब है? 10%। अब एक इन्वेस्टर है जो पैसा लगाना चाहता है, शेयर खरीदना चाहता है, कहाँ जाएगा वो? 200 वाली कंपनी में या 1000 वाली कंपनी में? उसको क्या करना 1000? उसको पता है हमें थोड़ा ना मिलना है सब, हमें तो हिस्सा मिलना है। तो कमाई ज्यादा कहाँ हो रही है बेटा? ये 20। तो कोई भी आदमी पी लिमिटेड के शेयर खरीदना चाहेगा, बी लिमिटेड के शेयर कोई क्यों खरीदेगा? इसका मतलब ये हुआ कि कई बार जो वन साइडेड हम देखते हैं ना, वो गलत होता है। चीजों को 2 साइडेड, या मैं तो कहता हूं 360 एंगल से देखिए, तब आपको उस बात का सही पता चलेगा। जैसे कई बार टीम कहीं बाहर जाती है और हार जाती है, फिर भी लोग बोलते हैं ना ना कोई ना, खेला बढ़िया। और कई बार इंडिया में आके कोई टीम बहुत बुरी तरह हार जाती है, क्योंकि इंडिया वाले एकदम टर्नर बना देते हैं, तो विदेश वाले परेशान नहीं होते, बोलते हैं कोई ना ठीक है। बदमाश थे इंडिया वाले, उन्होंने एकदम घूमने वाला पिच बना दिया और 5-5 6-6 स्पिनर खिला दिया। तो परिस्थितियां भी देखी जाती, सभी चीजें देखी जाती, कम से कम कैपिटल इंप्लॉयड तो देखना ही चाहिए ना। तो बेटा कुछ समझ रहे हो? बोर तो नहीं हो रहे? मैं जानबूझ के खूब स्नेह स्नेह बात कर रहा हूं, ठीक है। तो देखा आपने रेशियो किस तरह से चीजों को ज्यादा बेटर कर दे रहा है। अब देखो अगर सही से रेशियो एनालिसिस करोगे तो बैलेंस शीट और पीएल के एक एक चीज का पर्चा पर्चा निकाल दोगे, एक एक चीज के अंदर अच्छाई या बुराई जो है वो निकल के बाहर आ जाएगी। हाँ नहीं ध्यान दोगे तो दिक्कत। मैंने आपको एग्जाम्पल एक दिन दिया था क्लास में कि एक आप ही जैसा खुराफाती बच्चा गया और डॉक्टर साहब को बोला डॉक्टर साहब बड़ी प्रॉब्लम है, पूरे बदन में दर्द है, ठीक है कि नहीं? जहां भी मतलब छू लो, कहीं भी छू लो, पूरे बदन में दर्द है। डॉक्टर ने सारा बदन चेक कर लिया, बीमारी नहीं समझ आई। लास्ट में पता चला कि इसके उंगली में फोड़ा था। अब फोड़े वाले उंगली से कहीं भी दबाओगे तो भाई साहब दर्द तो करेगा ना। अब आप इलाज करो, पूरी बॉडी को स्कैन कर रहे हो, जबकि करना सिर्फ इलाज उंगली का था। तो क्या हम ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, फाइनेंस मैनेजर?
कि बीमारी कुछ और है और ऑपरेशन पूरी बॉडी का कर दिया। वो आपने सुना होगा एक ऐसे डॉक्टर साहब के बारे में। एक आदमी गया, बंगाल वगैरह में लुंगी पहनते हैं लोग, आपने देखा हो, आपके पापा पहनते हैं किसी के? यूपी बिहार वाले, पूर्वांचल वाले अभी भी पहनते हैं तो लुंगी। तो सज्जन गए डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब ये देखिए ना क्या हो गया है। तो डॉक्टर ने चेक किया, बोला कि भाई देखो ये लगता है ना सांप काट लिया है, गांव में तो ऐसा होता है, तुम्हारा ना पैर नीला पड़ रहा है, अब हुआ क्या इलाज है भाई? तो देखो जहर फैल चुका है, पूरी टांग नीली हो गई है, काटना पड़ेगा नहीं तो मर जाओगे। तो बोले ठीक है काट दो। काट दिया, लकड़ी का लगा दिया। फिर अगले दिन लकड़ी के टांग भी नीला पड़ गया। डॉक्टर ने बहुत इन्वेस्टिगेशन पता लगा, अच्छा आपकी लुंगी कलर छोड़ रही है, ठीक है कि नहीं? अब बताओ ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे? लुंगी कलर छोड़ने के चक्कर में दोनों टांग काट के बराबर कर दिया, ठीक है कि नहीं? तो भाई चार्टर्ड बने तो थोड़ा ढंग का बन ले। ये नहीं कि कंपनी में छोटी सी कोई प्रॉब्लम पूरी कंपनी बंद करा दी, पूरी कंपनी बिकवा दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहीं पे हमारी मदद करता है, बताइए कौन? रेशियो एनालिसिस। अच्छा करते क्यों है रेशियो एनालिसिस? क्या फायदा है रेशियो एनालिसिस का? तो सुनिए, नहीं बेटा, इसका सबसे मेन फायदा है कंपैरिजन। हम आपको बता दें, अब हम सीधे ये बोले ना कि मेरा नंबर है 80%, तो ये मायने नहीं रखता बेटा। आप में से जैसे मान लो पलक का था 84 था, 84% था, तो ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि और मोहल्ले में बच्चों को क्या आए हैं। अगर बाकी बच्चों के 60, 65, 70 आए हैं तो पलक एकदम अपुन ही भगवान है। घर वाले भी एकदम अरे हमारी बेटी तो अद्भुत है, ये है वो है, एकदम बहुत ही बढ़िया। लेकिन अगर किसी की मम्मी मिठाई खिलाने आ गई आपकी मम्मी को और उसने बता दिया कि 90% है हमारी बेटी का, कुछ ठीक नहीं रहा लेकिन अब क्या करें, गुजारा करना पड़ रहा है 90%, तब मम्मी को ध्यान आएगा, अच्छा इसके 87 पढ़ती नहीं थी, मैं पहले से बोल रहा था इसको, हाँ कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, क्या होगा इससे, क्या ही होना है, ना किसी कॉलेज में नहीं मिलना, ना कुछ, ना कहीं, बेकार है, लड़की खत्म है, ये बेकार है ये। अब देख लो आप, मतलब 87 अगर कहीं मोहल्ले में ना हो तो बहुत बड़ी बात है, और किसी के पास अगर 1992 लेकर घूम रहा है तो बेकार है। बहुत पहले की बात है, एक लड़का रोता हुआ आया रिजल्ट के अगले दिन, पहले रिजल्ट में शाम को आता था 8-9 बजे, अब मोबाइल था नहीं, तो लड़का सुबह आया, 7 बजे मेरी क्लास होती है, क्लास के ब्रेक में मिला, बहुत रो रहा था। मैंने कहा हुआ क्या बे, फेल कर गया? बोला हाँ सर। तो मैंने कहा रो क्यों रहा है, आज अब बैच में बैठ, फिर से पढ़ा देते हैं, रोने की क्या बात है फालतू का। बोला सर इसकी दिक्कत नहीं है मुझे, आपको याद है हम लोग 4 दोस्त बैठते थे? बोले हाँ, वो 3 पास कर गए तो क्या हो गया, अगली बार तुम पास कर गए? अरे सर वो मेरे मोहल्ले के हैं, सब मेरे दोस्त हैं, उनकी मम्मी बार बार हमारी मम्मी को मिठाई खिलाने आ जा रही हैं। ऐसे तो मम्मी भूल जा रही हैं, लेकिन जैसे ही मिठाई खा रही हैं उसके बाद हमारे और हमारे पूरे खानदान को, मतलब हमें, हमारे पिताजी को, हाँ हमारे पिताजी को, हमारे दादा, किसी को नहीं छोड़ रही, कहाँ मैं फंस गई, किन कंगलों के बीच आ गई, ये साले सब ऐसे ही हैं, सब नालायक हैं, सब गधे हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता, मैं आगे घर बच गया, पता नहीं क्या क्या बोली जा रही हैं। देखो यही होता है। वो बोला सर अगर वो तीनों फेल हो जाते ना, मुझे एक रत्ती प्रॉब्लम नहीं थी, उनका पास होना ज्यादा खतरनाक हो गया है। ये बेटा हकीकत। अभी 2 लड़कियां आई थी नीचे फाउंडेशन का एग्जाम देखो, उनको मैंने यही समझाया है कि नालायक को थोड़ा मन से, खैर एग्जाम तो हो गया, अब इंटर मन से पढ़ना, ये तुम्हारी जो दोस्ती है ना बेटा, दोस्ती खत्म हो जाएगी। मुझे याद है एक लड़की, 2 लड़कियां पास हुई फाउंडेशन में, इंटर में पढ़ने आई, एक इंटर पास करके दूसरी नहीं पढ़ी थी, तो दूसरी क्लास कर रही थी रिवीजन का। मैंने उससे पूछा बेटा आस्था बताओ तो वो क्या, कहाँ आजकल कहाँ आर्टिकलशिप कर रही है? बोला सर कौन? अरे वही मुस्कान जिसके साथ तुम बैठती थी। बोले सर कौन मुस्कान? मैंने जिसके साथ तुम बैठती थी फाउंडेशन इंटर में। बोला सर मेरा फोन नहीं उठाती है, किसी को बोल रही थी कि हम अनसक्सेसफुल लोगों के साथ बात नहीं करते। इतना
आजकल बच्चे ध्यान देते हैं। 1.5-2 साल से बच्चे साथ थे, मैंने सुना था वो स्कूल से साथ थे, एक अटेम्प्ट क्या फेल हो गए, उसके जिगरी दोस्त ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया। इतनी तो समस्या है। चलिए जो भी, तो बेसिकली ये होता है एनालिसिस कंपैरिजन के लिए। और कंपैरिजन बेटा दो कारणों से होता है, दो तरह से होता है। एक का नाम है बेटा जी इंटरफर्म, और एक होता है इंट्रा। इंटरफर्म मतलब एक कंपनी का दूसरी कंपनी से, ए लिमिटेड का बी लिमिटेड से। एक बात बताऊं बेटा, इसीलिए तो रेशियो आता है और इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है। अगर कंपैरिजन नहीं होता तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्या ही जरूरत थी। सभी कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक तरीके से बनाए, इसके लिए क्या जरूरी है बेटा कि सबका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक तरीके से बना हुआ हो। यस और नो? तभी तो बात बनेगी। चले आगे। दूसरा इंट्रा फर्म। इंट्रा फर्म के अंदर क्या होता है कि एक ही कंपनी है ए लिमिटेड, लेकिन उसका 2021, 2022, 2023 ये देखा जाता है कि भाई बढ़ रहे हो या गिर रहे हो, मतलब ऐसे ग्राफ आ रहा है कि ऐसे ग्राफ जा रहा है। और अच्छा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, खराब कर रहे हो तो भी देखेंगे क्यों कर रहे हो। तो हम रेशियो एनालिसिस जब भी करेंगे तो देखना या तो 2 साल का करेंगे या 2 फर्म का करेंगे। मतलब अगर एक कंपनी एक है तो 20-21 के साथ 21-22, और कंपनी अगर 2 है तो ए लिमिटेड के साथ बी लिमिटेड, मतलब हीरो होंडा के साथ हीरो के साथ होंडा, होंडा के साथ बजाज, तभी उसका मीनिंगफुल निकलेगा। कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर इंटर फर्म हो तो इंडस्ट्री सेम होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? इंडस्ट्री सेम होने का मतलब क्या है बेटा? देखो हर हमने पढ़ा था सेगमेंट रिपोर्टिंग, आपको याद होगा, हर सेगमेंट का रिस्क एंड रिटर्न अलग होता है। अब देखो इंडिया में बाइक बना के बेचना और कार बना के बेचना दो बातें हैं मेरे ख्याल से। मैं तो कहता हूँ इलेक्ट्रिक स्कूटी बना के बेचना और बाइक बना के बेचना ये भी दो बातें हैं। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ इलेक्ट्रिक स्कूटी की बहुत सारी कंपनियां हो गई हैं। बैटरी उटरी मार्केट में मिलती है, एक सर्किट मार्केट में मिलता है, खाली ढांचा बना दो और बैटरी चालू। ऐसे ऐसे स्कूटर दिखते हैं जिनको देख के लगता है छपरी स्कूटर है, देखा आप लोगों ने? एकदम हल्का फुल्का टाइप का, जिसपे वो जोमोटो वाले घूम रहे होते हैं। वो कितने का आता है? वो कम ही का आता होगा मेरे ख्याल से। वो नहीं, और भी कम का होगा, कम से कम 65 का है। मतलब उसको ऐसे लगता है कि कोई ऐसी चिड़िया है जिसका मांस किसी ने नोच लिया है, पंख पंख उतार लिए। ध्यान दिया आपने? एकदम मतलब वो बस चल रही होती है, इतनी होती है। और बाकी जो स्कूटी है बजाज की, चाहे क्या बोलते हैं होंडा की, वो थोड़ी भरी पूरी दिखाई देती है। हाँ चलो जो भी है। अब देखो स्कूटी इलेक्ट्रिक अलग बात हो गई, ठीक बात है कि नहीं? ऐसे ही बेटा फोन बेचना और लैपटॉप बेचना मेरे ख्याल से दो बात है। तो आप फोन वाली कंपनी से आईफोन को आप लैपटॉप एचपी के साथ उतना अच्छा कंपेयर नहीं कर सकते। एचपी बेच के लैपटॉप कंप्यूटर बेचती है, ये लोग फोन बेचते हैं, दोनों का मामला अलग है। आप टाटा मोटर्स को रिलायंस इंडस्ट्री के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मोटर्स है, ये पेट्रोकेमिकल है, पेट्रोकेमिकल अलग बात है और मोटर्स अलग बात है। रिलायंस रिटेल को आप मैकडी के साथ नहीं कर सकते, मैकडी का अलग काम है, रिटेल का अलग काम है। सही कि गलत? तो ये सब बातें आपको ध्यान देना है। अगर इंट्रा फर्म है तो ध्यान देना है सेम अकाउंटिंग पॉलिसी होनी चाहिए। ये कौन है भाई? आजकल इलेक्शन है ना, तो इलेक्शन वाले होंगे। बीजेपी वाले हैं, आप वाले हैं, सब हैं। हो गया बेटा? इंटर फर्म और इंट्रा फर्म।
कि ठीक है, चला जाए आगे। तो देखिए हम लोग पहले बात करेंगे रेशियो कैलकुलेशन की, फिर एनालिसिस की। तो अब सीधे धंधे पे आते हैं। देखिए कैलकुलेशन ऑफ रेशियो जो पार्ट है ना, वही चैप्टर का मेन पार्ट है। लेकिन रेशियो कैलकुलेट करते समय हम जानबूझ के इसको पहले क्लासिफाई कर देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पे हम रेशियो को क्लासिफाई कर देते हैं। पहला होता है जिसको हम नाम लेते हैं परफॉर्मेंस। इससे कंपनी की परफॉर्मेंस का पता चलेगा। जैसे ब्लड टेस्ट कई तरह का होता है, आपको पता होगा। कुछ खास किडनी के लिए, कुछ खास लीवर के लिए, कुछ खास किसी और काम के लिए, कुछ खास किसी और काम के लिए, है कि नहीं। सबका ब्लड टेस्ट एक जैसा नहीं होता, हर काम का ब्लड टेस्ट अलग अलग तरीके का होता है। दूसरा होता है बेटा कंपनीज की एक्टिविटीज के ऊपर, जिसको हम लोग कई बार एक्टिविटीज रेशियो बोलते हैं। तीसरा होता है लिक्विडिटी रेशियो, जो कंपनी की लिक्विडिटीज के बारे में बात करता है। लिक्विडिटीज का मतलब कि क्या आप अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को समय पे कर पाते हैं कि नहीं। और चौथा होता है बेटा हाँ लॉन्ग टर्म। कई बार देखो हम छोटे समय में बेटा तो कैसे भी चल जाएंगे, खेत बेच बाच के भी छोटे समय में काम लोग चला ही लेते हैं, लेकिन ऐसे ही खेत बिकता रहा तो कितने दिन चलेगा। बड़े बड़े जमींदारों का खेत खत्म हो जाते हैं, आपने देखा होगा हमारे गांव में या गांव के आसपास के गांव में, जो किसी जमाने में जमींदार घर हुआ करते थे, आज वहाँ जमादार लोग हैं। मतलब छोटी मोटी सरकारी नौकरी के लिए मजबूर है, क्योंकि 3 जनरेशन में लोग नहीं ठीक रहे। दादा भी वैसे ही नालायक थे, उनके बेटे वैसे निकले, घोड़े पे चलते थे, और उनके नीचे अब गधे पे चलने को मजबूर है। सारे खेत बिक गए, क्योंकि लायक नहीं थे तो लोगों ने थोड़ा फ्रॉड व्रड भी कर लिया। फ्रॉड से बचने के लिए भी तो लायक होना चाहिए, प्रॉपर्टी अगर है तो थोड़ा चौकस भी रहिए। सब अब जिस खेतों में वो महाराज हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, उन खेतों में मजदूरी करते हैं। और मैंने सिर्फ 3 जनरेशन में हाल देखा। हमें याद है बचपन में उनके दादाजी जब निकलते थे तो लोग रास्ता छोड़ देते थे कि भाई जमींदार साहब आ गए, जमींदार साहब आ गए। और आज उनके पोते या परपोतों को लोग छुट्टा गाली देते हैं, क्योंकि पैसा नहीं है। पैसा नहीं तो गांव में बड़ी खराब जगह है गांव। अब गांव को कई लोग हैं ना बड़ा अच्छा बताते होंगे, हवा है, पानी है, ये है, वो है, वो सब ठीक है, लेकिन लोग बड़े वहाँ शरारती होते हैं, बहुत शरारती होते हैं। वहाँ लोग खाली है ना, असल में जो खाली लोग होते हैं वो पंगे लेने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। इसीलिए गांव में खूब मारामारी, खूब केस मुकदमा होता है, आपको पता होगा। गांव के रहने वाले कोई हैं? हाँ, वहाँ तो मतलब खूब सब फुर्सत में चलो आज चलो, साल साल को लड़ते हैं। ये काम है, खासतौर पे जो कोई अच्छा कर रहा हो, भोला भाला हो, गांव में नहीं हो सकता। लोग रहने नहीं देंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, होने नहीं देंगे लोग। खुद हमारे साथ ऐसा हुआ है, मतलब मेरे साथ तो नहीं, मैं तो दिल्ली में पला बड़ा, मेरे पिताजी के साथ हुआ है। मतलब पिताजी अब इंजीनियर बन गए, छोटे गांव के लिए उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। कहने का मतलब उस जमाने में इंजीनियर बन जाना 70 के जमाने में मतलब बहुत बड़ी बात थी। 5-10 गांव में अकेले बने हो तो थोड़ा बहुत पैसा कमाने लगे। हमारे खानदान ने कभी पैसा नहीं देखा था। हमने कभी कहा होगा कि हमारे घर में गेट अलाउ नहीं था, हमारे खानदान में ना गेट नहीं लगता था, इसलिए कुछ था ही नहीं, साला गेट किस बात का लगाए। ठीक है कि नहीं। तो गेट नहीं होता था, गेट लगा दो तो गांव के लोग बोलते थे अरे अब शगुन हो जाएगा, बच्चे मर जाएंगे, ये हो जाएगा, गेट लगा दिया। तो लोग कहते नहीं भाई गेट नहीं लगना चाहिए। उसके पीछे कारण था, कोई था ही नहीं। अनाज थोड़ा सा हुआ, खा लिया, फिर बात खत्म। तो पिताजी जब थोड़ा बहुत खेती होती खरीदने लगे तो थोड़े समय में पिताजी और दादाजी में अनबन हो गई। हम लोग बहुत साल बाद पता चला कि वो अनबन हुई नहीं थी, कराई गई थी। फिर चाचा और पिताजी में अनबन हो गई। इस चक्कर में पिताजी को गुस्सा आ गया, जो पैसा कमाने वाला उसकी इज्जत ना हो तो थोड़ा गुस्सा तो आता ही है। फिर उन्होंने गांव में खेत खरीदना बंद कर दिया, शहर में उन्होंने खरीदा।
तो गांव में जो बहुत ज़्यादा हो सकता था, शहर में तो जाहिर है थोड़ा सा ही होगा। शहर तो महंगा होता है, घर और बनाने लगे, उसमें पैसा तो घर बहुत बड़ा घर बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, नॉन रिटर्निंग इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा घर ना, उसमें रिटर्न थोड़ा ना आता है, तो इस तरह से हो गया। तो इसीलिए गांव बहुत अच्छी जगह नहीं है। अगर किसी के मन में हो रहा हो ना कि गांव में जाके खेती करेंगे, और ये कभी ऐसी गलती मत करना, लोग तुम्हारा खेत चर जाएंगे, बहुत बेकार होते हैं लोग। तो मैं गांव में जाता हूँ, लेकिन गांव में सिर्फ छठ में, दिवाली में ऐसी की जगह पे जाता हूँ, और एकदम कार से जाता हूँ हाथ हिला के, और अगले दिन निकल लेता हूँ। कोई बात भी करता है कि आपसे बात करनी है, कब मिले, हम बोलते हैं हाँ ना, हम 3-4 दिन, अरे आराम से मिलिए, मिलते हैं 3-4 दिन में, रात में निकल लेते हैं साले को 5 बजे सुबह ही। हमें पता अगले दिन आएगा तो फालतू गया तो हमें फंसाएगा या फंसेगा फालतू का, ये खेत ले लो तो ये कर लो तो लोन दे दो तो बच्चे का जो जॉब लगवा दो, ये करवा दो। साला खुद का इतना प्रॉब्लम है कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम सुने हम। ये साड़ी लो, ये एक कपड़ा ले लो, ये टी शर्ट ले लो, ये ले लो भाई साहब, बस ये 100 रुपये और ले लो बियर की बोतल के लिए, ज़्यादा बात नहीं करो। क्योंकि पूरी दुनिया का बेटा दर्द सुनोगे ना तो आप बहुत दर्द में आ जाओगे बहुत जल्दी। लोग आपका पूरा चूना लगा देंगे और आपको बढ़िया से काट देंगे, खूब बढ़िया से। चलिए आइए, तो लॉन्ग टर्म में चल पाओगे क्या? शॉर्ट टर्म में तो देखो कोई भी चल जाता है, बट वेदर यू विल बी एबल टू सर्वाइव इन, बताइए, लॉन्ग रन, यस और नो? अगर आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाएंगे तब तो भैया आपका खूब सुस्वागत है, नहीं कर पाएंगे तो आपका स्वागत नहीं है। सुना आपने? चलिए अब आगे बढ़े। तो इतने सारे रेशियोज के क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है। मैं शुरू करा रहा हूं परफॉर्मेंस रेशियो से। देखिए, परफॉर्मेंस रेशियो का मतलब प्रॉफिट की बात करना। प्रॉफिट की बात करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट होता है? कैश फ्लो, पीएल अकाउंट की बैलेंस शीट। प्रॉफिट की बात कहाँ होती है? प्रॉफिट, जीपी, एनपी वगैरह की बात कहाँ होती है? कैश फ्लो में तो नहीं होती, बैलेंस शीट में तो नहीं, तो हमें पीएल स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। और पीएल स्टेटमेंट बेटा समझने के लिए पहले बनाना आना बहुत जरूरी है। जैसे कोई आदमी सीए इंटर में क्यों फेल होता है? पलक बताओ, कोई सीए इंटर में क्यों फेल होता है? आप नहीं है, लेकिन कोई क्यों होता है? अरे नहीं, इसलिए क्यों एडमिशन लेता है? अगर वो एडमिशन ना ले बेटा कोई, तो कोई माई का लाल है जो फेल करा दे, बात ही खत्म। तो सारी समस्याओं की अम्मा ये है, एडमिशन। ठीक कह रहे हैं कि नहीं? तो देखो, अगर कोई रेशियो एनालिसिस के लिए, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए पीएल अकाउंट को एनालिसिस करना चाहता है तो पहले पीएल अकाउंट बनाने तो आना चाहिए। पीएल अकाउंट बनाने ही नहीं आएगा तो कैसे होगा? इसीलिए पहले ग्रुप 1 में आपको पढ़ाया जाता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल। शेड्यूल 3 सबने पढ़ा है ना? वही हम यहाँ बनाने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम मैनेजमेंट के हिसाब से बनाने जा रहे हैं, तो रिक्लासिफिकेशन थोड़ा सा करेंगे। मतलब चीज़ों को जैसे वहाँ बताया गया वैसे नहीं बनाएंगे, थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा रिक्लासिफिकेशन करेंगे अपने हिसाब से। अब मान लो बेटा ये 2021 है और ये 2022 है, प्रीवियस ईयर करेंट ईयर, ठीक है। ऑफ कोर्स हम सबसे पहले रेवेन्यू लेंगे, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, लेकिन सिर्फ इनकम फ्रॉम ऑपरेशन लेंगे, अदर इनकम नहीं लेंगे। अदर इनकम हम साइड में रखेंगे। और इसमें से बेटा जी आपने एक नाम सुना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके अंदर हम ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल कंजम्पशन दोनों का लेंगे, डायरेक्ट वेजेज, फैक्ट्री ओवरहेड, जितनी भी सारी चीजें हैं दोनों की, वो सब हम करेंगे। और इन्वेंट्री वगैरह का ओपनिंग क्लोजिंग आपने पढ़ा होगा, ओपनिंग जोड़ना, क्लोजिंग घटाना, वो सब पढ़ा है सबने? हाँ जी, बोल नहीं रहे हैं कोई? इन्वेंट्री का होता है ना ओपनिंग क्लोजिंग वगैरह, तो वो सब हम एडजस्ट कर लेंगे।
और एडजस्ट करने के बाद जो चीज आती है उसको हम जानते हैं क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। अभी बेटा उनका आपके पार्टनर इन क्राइम का एग्जाम चल ही रहा है क्या? कितना एग्जाम चल रहा है बच्चों का? संजय वगैरह भी, क्या नाम है, संजू वगैरह भी नहीं आ रही हैं, सनुजा वगैरह भी नहीं आ रही, सब बीकॉम के एग्जाम में फंसे हुए हैं। कब तक उनका है? जिनका बैक है वो अब लगे हुए हैं, नॉर्मल वाले आ गए, अभी भी उनका बाकी है। अच्छा, ऑनर्स ही होना चाहिए। ऑनर्स ही होना चाहिए। चले क्या? अब इसमें जो हमारे मैनेजमेंट एक्सपेंसेज हैं उसे हमें घटाना चाहिए। हम कई बार इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज भी बोलते हैं। एक को बोलते हैं बेटा एडमिन, और एक को बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा ना कॉस्टिंग को मिक्स कर लीजिए, थोड़ा अकाउंट को मिक्स कर लीजिए, एफएम पेपर पूरा होगा। ये शब्द धीरे धीरे आपके पास में रहता है कि नहीं, कॉस्टिंग में अकाउंट में रहता है ना। रोज सुबह तो मैं यही चर्चा कर रहा होता हूँ। आज ही मैं वेरिएबल फिक्स की बात कर रहा था, 2 घंटे खूब जम के बात किया। आज रात को याद रखना 8:30 बजे, 8:30 तो बच्चे सब घर पहुंच जाएंगे ना। थोड़ा घर में नहीं पहुंचो, खा पी लो, थोड़ा रिलैक्स कर लो, थोड़ा व्हाट्सएप देख लो, सब कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलैक्स होकर पढ़ना है बेटा। फिर उसके बाद 10-11 बजे सो जाना और कोशिश करो सुबह 5 बजे उठ जाने की। 5 से 7 पढ़ लो तब आओ, कोशिश करो फ्रेश माइंड पढ़ोगे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अकाउंट कॉस्ट का तो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं ही करा दूंगा होमवर्क बढ़िया से। आज मैं आप देखना अलग तरीके से पढ़ाएंगे। और लॉ ऑडिट वगैरह जो है वो आप थोड़ा सा सुबह उठ के पढ़ लिया करो। या एक बहुत अच्छा है जिसका घर दूर है, मेट्रो में पढ़ते आओ, जगह नहीं मिलती थी, पीठ पे रखो, एक हाथ से पकड़ो, एक हाथ से पकड़ो। तो तुम मेट्रो के पीछे दौड़ के थोड़ा आते हो, अंदर तो घुस ही गए ना, बस इतना काफी है। नहीं यार देखो, थोड़ी शिक्षा होनी चाहिए। क्योंकि बेटा 1.5-2 घंटे का आपका ट्रेवलिंग है, 1 घंटे का ट्रेवलिंग है, 1 घंटे बहुत होता है। हम लोग बताया था मैंने आपको, हम लोग जमाने में बस में जो जाते थे, वो जो बस में भीड़ थी उसकी तुलना में मेट्रो में कुछ भीड़ नहीं है। गंदे वाली भीड़ होती थी बस में, अभी बस में भीड़ होती है। हमारे समय बहुत गंदे वाली थी, तो प्राइवेट बस था साले, वो लात से ठूस ठूस के भरते थे अंदर। नहीं मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से पतली किताब ले ली, पीठ पे अपना बैग वगैरह रखा है, जा रहे हैं। अब 1-1.5 घंटे क्या ही करेंगे यार। हम ये नहीं कर रहे कि हम 1 घंटे पढ़ेंगे, 30 मिनट पढ़ लिए, 40 मिनट पढ़ लिए, कुछ कॉन्सेप्ट देख लिए, क्या हाल, चलो जाने दो। वो जब तुम्हारे अंदर एक आवाज आएगी ना बेटा, तुम खुद पढ़ोगे, मैं कितना भी कहूँ उससे नहीं पढ़ोगे। इधर तो इसको बोलते हैं बेटा कौन सा प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है। अब इसमें जितने भी नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग का मतलब जानते हो बेटा, जो मेन लाइन ऑफ बिजनेस से संबंधित नहीं है। जैसे टॉपर क्लासेज, मान लो इंटरेस्ट मिल गया ऑन इन्वेस्टमेंट, बताओ ये क्या है, कौन सी चीज है ये, नॉन ऑपरेटिंग है। फीस मिली ऑपरेटिंग है, इंटरेस्ट मिल गया नॉन ऑपरेटिंग है। किसी घर का रेंट मिल गया, ठीक है। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कोई प्रॉफिट ऑन सेल समझते हो बेटा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट,
नॉन ऑपरेटिंग, क्या बोलते हैं इसको, नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस। जैसे लॉस बाय फायर हो गया, तो कभी भी किसी के साथ हो सकता है। आप आए दिन देखते हैं फैक्ट्रियों में कहीं पे सिलेंडर फूट गया है, कहीं कुछ हुआ। कल शायद कोई कह रहा था कुंभ में ही कुछ सिलेंडर फूट उठ गया, ठीक है कि नहीं। तो कुछ कोई जान माल की तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, माल तो खैर जला ही, वो टेंट टूट जल गया होगा। और कुछ श्रद्धालु मर जाए ना, तो लोग बोलेंगे कि उनको हो गया, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। बातों को कैसे भी घुमाया जा सकता है धर्म में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और देखो इन्वेस्टमेंट आप जानते ही हैं नॉन ऑपरेटिंग है, उसमें जो भी हो गया वो क्या ही है, ठीक है। लॉस बाय फायर हो गया, या इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ, इसमें भी समझना, अगर इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी है तो नहीं लेना है। सुना प्यारे बच्चों ने, बैंक ओडी है तो नहीं लेना है, लेकिन अगर इस तरह की बात है तो उसको लेनी है। सर आज तो नहीं हो पाएगा, कल सुबह हो पाएगा सर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इससे क्या निकल के बेटा सामने आएगा, इससे जो सामने आएगा उससे हम बोलेंगे, टैक्स वक्स भी ले लो, टैक्स वक्स भी तो नॉन ऑपरेटिंग ही होता है, इसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट। हालांकि बाद में जब मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इसको थोड़ा सा और सजाऊंगा। अभी तो मैंने कम सजाया, एकदम से पूरा सजा दूं तो मजा नहीं आएगा, तो जानबूझ के मैंने कुछ अभी रोक रखा है। अभी इतने से काम, रेशियो के चैप्टर में इतने से बड़ा मजा आएगा आपके। जितने भी सब्जेक्ट हैं 6, 6.5, 7, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है एफएम, सबसे ज्यादा आसान है एफएम, सबसे ज्यादा स्कोरिंग है एफएम। आप कैपिटल बजटिंग पढ़ के मत घबराइए, वो कमीना चैप्टर है ही। कैपिटल बजटिंग थोड़ा फालतू चैप्टर है, वो कैलकुलेशन बहुत करवाता है। पढ़ा आपने कैपिटल बजटिंग? कैलकुलेशन करते करते कई बार आदमी दुखी भी रहता है, क्या यार ये क्या चल रहा है। लेकिन उसको अगर छोड़ दें तो बाकी एफएम बहुत ही छोटा, कॉन्सेप्चुअल और फटाफट होने वाली चीज है। सबने लिख लिया? अब मैं आपको ये बनाना नहीं सिखा रहा हूं, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एफएम की क्लास में बैठे हैं तो आपको ये आता है, नहीं तो फिर हम सिखाएंगे भी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब हम जो पढ़ेंगे ना वो इसके बाद की बात पढ़ेंगे। मैंने पहले ही कहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना और बात है, और उसका इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस करना उसके बाद की बात है। ये बात फाउंडेशन की पहली क्लास में सर ने सिखाया हो, समझाया होगा, बताया होगा। आइए मैं रेशियो शुरू करता हूं परफॉर्मेंस का। पता है परफॉर्मेंस रेशियो क्या है? विच explain the organization profit earning capacity। प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस रेशियो। मतलब आपके अंदर कितना कमाने की क्षमता है, इसको बोलते हैं। तो सबसे पहला जो आता है बेटा, या इसको ऐसे करते हैं, ये भी दो तरह से निकाला जाता है। मैंने पहले कहा कि रिलेशनशिप ऑफ, मतलब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप है, तो एक निकलता है इन रिलेशन टू सेल, और एक निकलता है इन रिलेशन टू कैपिटल एम्प्लॉयड। सुना मुन्ना?
एक होता है इन रिलेशन टू सेल, एक होता है इन रिलेशन टू कैपिटल एम्प्लॉयड। इज ओके बेटा? अब जो रिलेशन टू सेल होता है उसमें क्या करते हैं हम, ऊपर रखते हैं x, नीचे रखते हैं सेल, मल्टीप्लाई करते हैं 100। अब x क्या है, अलग अलग इनकम है, अलग अलग एक्सपेंसेज हैं, सेल्स की तुलना में कोई एक्सपेंस कितना है, इनकम क्या है। जब इसको एक्सप्रेस करते हैं तो बोलते हैं रिलेशन टू सेल। जैसे हम पढ़ाएंगे जीपी रेशियो, जीपी बटे सेल, पढ़ाएंगे ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बटे सेल, नेट प्रॉफिट बटे सेल, सैलरी बटे सेल, वेजेज बटे सेल, मटेरियल बटे सेल। ये सब क्या है, ये सब सेल्स के रिलेशनशिप में, इसमें सेल्स कांस्टेंट होगा। ठीक है। अच्छा, सेल्स का मतलब क्या है? सेल्स का मतलब है सेल्स माइनस रिटर्न, रिटर्न समझते हैं आप, और माइनस जीएसटी, कि जीएसटी के आपने जो भी कलेक्शन की है उसको माइनस करें, क्योंकि आप जानते होंगे जीएसटी आपका तो है ही नहीं। अब तो आप लोग जीएसटी पढ़ रहे हो ना, आप इस हाथ से कस्टमर से जीएसटी लेते हो, आपका है, ये किसी को जमा भी कराना है। तो अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का बर्गर बेचा और 5 रुपए का जीएसटी लिया, तो आपका नेट सेल क्या है, 100 रुपए या 105? 100 ही है, 5 रुपए आपका है नहीं, उस पर नजर गड़ाओगे तो फिर जेल जाओगे। इधर से लो, इधर दे दो। तो आप जो लेंगे सेल, या तो उसमें जीएसटी शामिल ना हो, और अगर शामिल है तो उसे क्या करें बेटा जी, हटा दें, तब जाके बात बनेगी। याद रहेगा बच्चों को? कैपिटल एम्प्लॉयड में बेटा ऊपर लेते हैं रिटर्न और नीचे लेते हैं कैपिटल, लेकिन रिटर्न का मतलब भी बदलता रहेगा, हम बात करेंगे, और कैपिटल का मतलब भी बदलता रहेगा। तो ये दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन खाने बन गए, जिसके अंदर रेशियो एनालिसिस परफॉर्मेंस बेस किया जाएगा। मैं शुरू करता हूं सेल्स वाला। सेल्स वाला सबसे पहले लिखता हूं बेटा मैं जीपी रेशियो। ठीक से पढ़िएगा, कॉस्टिंग के कई सारे चैप्टर में आपने देखा होगा इसकी जरूरत थी। अकाउंट में तो नहीं है आजकल अब, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन हट गए। किसी को अगर याद हो तो फाउंडेशन में चैप्टर है सिंगल एंट्री, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, उसमें कई बार जीपी से सेल निकालना आता था। सेल गायब है, जीपी रेशियो दिया है, खुद जान जाओ। ऐसा हुआ कोई क्वेश्चन? पहले ना अकाउंट में, सी एंटर के अकाउंट में रेशियो और सिंगल एंट्री एक साथ था, तो हम लोग पहले रेशियो सिखाते थे, फिर सिंगल एंट्री बनाते थे, फटाफट दोनों चैप्टर हो जाता था। दोनों से 10-10 नंबर का क्वेश्चन आता था, लेकिन गुजर गए वो दिन। अब एफएम में पढ़िए, फाउंडेशन में पढ़िए। देखो बेटा, ऊपर लिखते हैं जीपी, जैसा मैंने कहा ऊपर चेंज होगा, और नीचे लिखते हैं सेल्स। ठीक है। अब मान लीजिए 2 कंपनी है या 2 साल है, पी लिमिटेड है, बी लिमिटेड है। ऐसे अपने मन से डाटा कुछ मान के बेटा बनाए, बात हो जाए, समझ में आएगी। इनका सेल 10,000 है, जीपी 2,000 है, इनका सेल 15,000 है, जीपी 4,000 है। परसेंटेज बताइए। 20, यहां बताइए 26.6। ठीक है बेटा जी।
अब ध्यान दें इस बात को, ये 20% है, ये 26% है। अब प्रॉफिट तो देखो जितना ज़्यादा उतनी अच्छी बात है, इसका मतलब इसकी सिचुएशन बेटर है। अब पी मैनेजमेंट वाले के मन में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा कि ये क्या बात हुई, स्कूटर वो भी बना रहे हैं, स्कूटर हम भी बना रहे हैं, हमारा जीपी क्यों कम आ रहा है भाई। तो देखो जीपी को समझने के लिए ना आपको एक काम करना होगा, आपको ना इस गिलास को ध्यान से देखना होगा। दिख रहा है आप लोगों को गिलास कितना भरा हुआ है? ये गिलास 100% भरा हुआ है। कुछ H2O है, कुछ नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ ऑक्सीजन है, कुछ हीलियम है, पता नहीं कौन कौन, मीथेन है, इथेन है, गैस है, कुछ लिक्विड है, कुछ गैस है, सीधे बात ये कह सकते हैं। ठीक है, भरा हुआ ये हमेशा है। जरा समझिएगा, जैसे जैसे लिक्विड बढ़ रहा है वैसे वैसे गैस बताइए कम हो रहा है, और जैसे जैसे लिक्विड कम होगा गैस ज़्यादा होगा। बेटा यही है रिलेशनशिप COGS और जीपी का। ये पूरा ग्लास जो है ना, ये सेल है। सेल के होते हैं बेटा दो हिस्से। जो भी सेल, दुनिया का कोई भी सेल उठा लो तुम, ना तो सारा प्रॉफिट होता है, ना ही सारा कॉस्ट होता है। कुछ होता है कॉस्ट, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में COGS बोलते हैं, और कुछ बताइए क्या होता है बेटा? प्रॉफिट, है ना। अगर ये 20% है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये 80% जरूर होगा, हाँ या ना। और अगर ये किसी का 26 पॉइंट आपने बताया 66 है, तो मेरा दावा है कि ये 73 या 72, कितना है, 73.33 है। दावा है, इसमें कोई लावा नहीं है। अगर कोई कहता है मेरा 30% है, इसका मतलब बताइए 70 है। और कोई कहता है कि मेरा COGS 75 है, तो पूछने की जरूरत नहीं है, जीपी बताइए 25 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हवा है ना, ये अगर जीपी है तो ये बैलेंसिंग फिगर है। जितना वाटर का लेवल बढ़ेगा उतना ही हवा कम होता जाएगा, और जितना वाटर का लेवल कम होगा हवा उतना ही ज्यादा। तो देख बेटा, आजकल जमाना है कंपटीशन का। आप अपनी मर्जी से आजकल सेल प्राइस तय कर सकते हो क्या? क्या टॉपर क्लासेज अपनी मर्जी से CA इंटर फाउंडेशन की फीस तय कर सकता है? नहीं। 4 कोचिंग और हैं लक्ष्मी नगर में, ऑनलाइन 10 कोचिंग और हैं। हम अगर ज़्यादा रखेंगे तो बच्चे नहीं आएंगे, और अगर हम बहुत कम रखें तो बच्चे तो आएंगे, लेकिन हमें फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। क्या ये बात मारुति या हीरो पे लागू नहीं होती है? मारुति कार का दाम बढ़ा दे, लोग बड़े चालू हैं आजकल इंटरनेट पे लोग सर्च करते हैं कि मॉडल नंबर क्या है, प्राइस क्या है, फीचर्स क्या है। और आपका इंटरनेट आजकल बड़ा स्मार्ट है, वो बताएगा इसी तरह का और कार हुंडई में है क्या, इसी रेंज में है ना, कंपेयर करो। क्या कोई होंडा में भी है, क्या कोई टोयोटा में भी है, क्या कोई महिंद्रा में भी है, कोई टाटा में भी है। 5 आप खोल के देखना मोबाइल पे भी 5-6 आ जाएगा उस रेंज में। अब आप कह रहे हैं मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, तो ठीक है भाई, 10 लाख वाली और कारें हैं और उसमें 10 लाख में ज़्यादा फीचर है, तो लोग आपके शोरूम में देखने तक नहीं आएंगे। वो तो बात की बात है। क्यों नहीं देखने आएंगे बेटा? क्योंकि आपका दाम 10,000 है, 10 लाख है, फीचर कम है। किसी और का 990 है और फीचर इससे भी ज़्यादा, बात खत्म। और इसका उल्टा 10 लाख में ढेर सारे फीचर दे दिए, खूब लोग आएंगे, लेकिन अपनी कॉस्टिंग नहीं निकल रही है। वो हमें कार 11 लाख की पड़ रही है, क्या फायदा ऐसे काम करने का? नैनो बंद नहीं हो गया? 1 लाख में कार देना चाह रहे थे, 1 लाख में ठीक ठाक साइकिल आती है आजकल, स्कूटर आता है। कार तो पॉसिबल था नहीं, तो इतना
मतलब बड़ा प्रोजेक्ट था, खत्म हो गया। नैनो कार एक आध जगह कहीं पे विंटेज के रूप में आपको चलती हुई या लगी हुई दिख जाएगी, दिखने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन नैनो कार देखा अगर आपने तो विंटेज कार की तरह लगता है। नहीं अब तो खैर रोड पे तो का नहीं होगा, लेकिन हाँ रोड पे होता है, हाँ मतलब एकदम नाक के बराबर दिखता है, बट कहीं लगा हो कहीं पे तो ठीक ठाक लगता है देखने में, अजीब सा मतलब समोसे टाइप का, ठीक है कि नहीं, ठीक ठाक लगता है कार। रतन टाटा नहीं दे पाए 1 लाख में, पॉसिबल ही नहीं है, खर्चे है ना भाई। चल तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जीपी नहीं देखो। जीपी तो जानते हो क्या बेटा, सिम्टम है, बीमारी नहीं है। डिजीज और सिम्टम में फर्क समझते हो, कॉज और सिम्टम में। कॉज मतलब कारण होता है कि भाई आपको वायरस है डेंगू का या चिकनगुनिया का, और सिम्टम है फीवर है, सिम्टम है बदन में बहुत दर्द है, पेट में बहुत दर्द है, ये सिम्टम है। इससे मुझे खुद नहीं पता चला 2-3 दिन मुझे क्या हुआ था, अज्ञात बीमारी का शिकार हुआ था मैं। सब लोग बोले डॉक्टर को दिखाओ, हमने कहा रहने दो यार, थोड़ा आराम करने दो, इसी बहाने साला घर पे तो रह लें, थोड़ा दिन भर तो पढ़ाना ही है। तो वो बीमार था मैं, मुझे कारण नहीं पता चला। हाँ डिजीज मुझे पता था, मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, केवल खाने का और फिल्म देखने का मन कर रहा था, जो आपका हर दिन करता होगा, है कि नहीं। तो मैंने बहुत ढेर सारी नेटफ्लिक्स और पता नहीं कौन कौन सा है, अमेजन प्राइम और सोन लिव, इन पे, हाँ एक सीरियल है फ्रीडम एट मिडनाइट, सोनी लिव पे है, भारत की स्वतंत्रता से संबंध में। तो वो मैंने 7 एपिसोड थे, वो एक रात तो वो निपटाए, ठीक है। दूसरी रात और क्या किया जाए तो पंचायत दोबारा देखा मैंने, तीसरी रात क्या किया जाए, तो इस तरह से अमिताभ की फिल्म देखे मैंने, डॉन, फिर से दोबारा मुकद्दर का सिकंदर, बड़ा मैं इमोशनल हो गया, वो सिकंदर की सेटिंग नहीं हो पाई। किसने देखा है मुकद्दर का सिकंदर, एनीवन? आमिर खान का नहीं, आमिर खान का था जो जीता वही सिकंदर। अमिताभ बच्चन की फिल्म है मुकद्दर का सिकंदर। फिल्म तो ऐसे सुनोगे कहानी वानी तो बड़ा आपको लगेगा बच्चों वाला काम है, लेकिन फिल्म एज ए क्राफ्ट देखोगे, एज ए आर्ट जिसको बोलते हैं, तो बड़ा अच्छा लगेगा। बड़े एक्टर की अपनी एक अलग वो होती है, उसमें छोटे छोटे रोल के भी बड़े बड़े एक्टर हैं, उस फिल्म की ये खूबी है। और कहानी एकदम सिंपलिस्टिक जिसको बोलते हैं, एकदम सिंपलिस्टिक बच्चों वाली कहानी। लेकिन मैंने देखा तो नहीं, सुना है कि मुकद्दर का सिकंदर 6-6 महीने तक चला था सिनेमा हॉल में, और लोग रात को 12 बजे 1 बजे लाइन में जाके लग जाते थे। टीवी तो था नहीं उस जमाने में, कैसेट था नहीं, रात को 1 बजे लगते थे, तब जाके उनको 10 बजे टिकट मिलता था। एडवांस बुकिंग पहले होता नहीं था, हालांकि भी सिनेमा हॉल वालों की बदमाशी है, लेकिन नहीं होता था। और जब भी मैं फिल्म देखता हूँ, मुझे क्राफ्ट है, क्राफ्ट मुझे आज भी अच्छा लगता है, भाई बोर नहीं होता मैं। अमिताभ बच्चन का हो सकता है मैं फैन हूँ इसलिए मुझे लग रहा हो, लेकिन बहुत बढ़िया। ऐसी एक फिल्म अमिताभ की डॉन देखना, कितने बच्चों ने डॉन देखी है? अमिताभ वाली, शाहरुख खान वाली नहीं। हाँ तो बेटा आपने सही फिल्म देखी है, आपको जरूर अच्छी लगी होगी, जहाँ तक मैं मानता हूँ। अगर स्क्रिप्ट वाइज बात करें तो हम डॉन से ज़्यादा कसा हुआ स्क्रिप्ट मैंने आज तक नहीं देखा। एक फिल्म है मुगले आजम, कभी देखना, हालांकि मैं एफएम पढ़ा रहा हूँ, मेरा ये काम नहीं है, बट 3 दिन मैंने जो वो रिसर्च किया उसके बेसिस बता रहा हूँ। एक फिल्म है मुगले आजम, वो वीडियो मिल जाएगा, चाहे किसी यूट्यूब पे मिल जाएगा, अरे गजब। हालांकि वो यूट्यूब पे देखने लायक फिल्म है नहीं, सिनेमा हॉल में देखने लायक फिल्म है, गजब। उस जमाने में मुगले आजम, उसके बाद डॉन, शोले तो ऑफ कोर्स है ही, मुकद्दर का सिकंदर, और एक फिल्म में कैसे भूल गया, अमर अकबर एंथनी। इन 4 फिल्मों का मैं बहुत बड़ा जिसको बोलते हैं, हाँ नहीं एक और भूल रहा मैं, दीवार 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 दीवार, अमिताभ वाली, ये वाली नहीं, बाद वाली दीवार, हाँ नहीं वो क्लास नहीं है। और एक और है सन्नी पाजी की गदर, अरे गजब, मैं 3 बार सिनेमा हॉल में देख कर आया। मेरे जैसे आदमी को टाइम की बड़ी कमी रहती है,
गजब फिल्म, जिसको बोलते हैं ना स्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं, एक सीन खत्म हुआ तब तक दूसरा सीन चालू और वो पहले से खतरनाक, तब जाके फिल्म की गति जिसको बोलते हैं गति बनती है। वरना देखो हमको भी पता साला कहानी है ये, ऐसा थोड़ा ना कि हम उसको हकीकत मान रहे, हमको पता नौटंकी है, ड्रामा है, लेकिन वो नौटंकी ड्रामा अपने आप में इतना इन्वॉल्व कर लेता है। उसके बाद मुझे अच्छी लगी थी पुष्पा, कौन सा है ये, पुष्पा 1 और बाहुबली 2, ये बाहुबली 1 नहीं, बाहुबली 2 और पुष्पा 1, ये सब कमाल। रॉकी भाई मुझे नहीं समझ आया, कौन सा फिल्म था वो, नहीं मुझे नहीं समझ आया, सॉरी टू से मुझे नहीं आया, लेकिन ये दोनों गजब के थे। हाँ वो मैं सिनेमा हॉल में मिस कर गया शायद, इसीलिए मुझे समझ नहीं आता, सिनेमा हॉल में ज्यादा अच्छा रहा होगा। अब आएगा रॉकी भाई 3 आएगा तो देखूंगा, 2 मिलेगा नहीं ना अब, यूट्यूब पे मजा नहीं, ये फिल्म नहीं मजा आएंगे। चलो आ जाओ काम पे आओ। तो मैं कह रहा था, हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, हाँ सुनो सुनो, आ रहे नहीं। तो मैं कह रहा था कि ये बेसिकली सेल है, जितना सीओजीएस बचा हुआ जीपी, सिम्टम ही तो है फीवर। डॉक्टर और कंपाउंडर में ही फर्क है। डॉक्टर साहब पता है किस चीज की इलाज करते हैं, डॉक्टर साहब इलाज करते हैं कॉज का, कंपाउंडर साहब इलाज करते हैं सिम्टम का। फीवर है, ओके ये लो क्रोसिन खा लो, और ज्यादा फीवर है डोल 165 खा लो, डोल 650 खा लो, काम नहीं चला 2 खा लो, और काम नहीं चला दुआ की जरूरत है, दवा से नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर ऐसा कभी नहीं करता, डॉक्टर बड़ा तरीके से एनालिसिस करके सब करके एग्जैक्ट जो कारण होता है वही निकाल के बाहर। ठीक कह रहे हैं कि नहीं? चलो सुनो सुनो, तो ये सही कैलकुलेशन बेटा नहीं है। लोग कहते हैं कि अगर जीपी को सही समझना हो, जीपी अच्छा होना तो बड़ी बात है, हायर द रेशियो बेटर द जीपी, तो उस बंदे के आपको बताओ क्या जाके समझना चाहिए, सीओजीएस। किसी का जीपी कम होने का सीधा मतलब है उसका सीओजीएस ज्यादा है। हम बात कर सकते हैं पी की और बी की, देख लो जीपी 1000 में 2000 यानी कि 8000 कॉस्ट है, 15 में 4 यानी कि 11000 कॉस्ट है, 8/10 और बोलो ना बेटा 11/15, बताओ इसका क्या मतलब हुआ? %73.33%। क्या ये बात सही है? देख रहे हो ये ज्यादा है इसीलिए उसका जीपी कम था। ये ज्यादा होना मतलब जीपी का कम होना, ये कम है इसका मतलब इसका जीपी। लेकिन आदमी जब तबीयत खराब होती है तो आपने देखा हो कई बार कोई एक कारण नहीं होता, मल्टीपल रीजन होता है कि भाई फैटी लीवर हो गया है, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो बीपी कम हो गया है, कुछ इस तरह का डॉक्टर आलतू फालतू बातें करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि इसमें ये दिक्कत आ गई है, उसमें वो दिक्कत आ गई है, फिर वो मल्टी चीज़ों के लिए इलाज करते हैं, ऐसा करते हैं ना। तो हम लोग भी बेटा सीओजीएस पे नहीं रुकेंगे, हम लोग सीओजीएस को और आगे बढ़ाएंगे और हम बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो की। बड़ी बातें हैं बेटा कहने को, एनालिसिस तो ऐसी चीज है कि पूछो मत। हम ना रॉ मटेरियल कंजम्पशन रेशियो निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बताओ बेटा, नीचे नहीं बदलना है, कहाँ बदलना है? ऊपर। क्या होगा? वेजेज रेशियो या लेबर कॉस्ट रेशियो। बताइए ऊपर क्या होगा? वेजेज। यहाँ पे बताओ क्या होगा? और ऐसे ही
फैक्ट्री ओवरहेड रेशियो, ऊपर बताओ। कॉस्टिंग एफएम ना एक साथ दे के बहुत अच्छा किया है, एक ग्रुप में होना ही चाहिए था। उधर थोड़ी गलती हुई है, उधर लॉ ऑडिट एक साथ होना चाहिए था, क्योंकि लॉ ऑडिट काफी हद तक एक जैसा पेपर है। हम लोग जो पढ़ते थे ना तो ऐसा ही था, अकाउंट लॉ ऑडिट फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप में कॉस्टिंग, ये आपका टैक्स और आईटीएसएम था। एफएम नहीं था, आईटीएसएम था, अब वही आईटी बदल के एफएम हो गया। ठीक है जी बेटा। अब देखो आपका 80% है और अगले बंदे का नहीं 73 है, तो आपका 80 है तो जरूर या तो आपका मटेरियल ज्यादा होगा या लेबर ज्यादा होगा या ओवरहेड। जाओ ना यार स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करके देखो, मटेरियल में क्या कंजम्पशन ज्यादा है कि प्राइस। मटेरियल में कंजम्पशन में क्वांटिटी का ज्यादा फर्क है, यील्ड जिसको बोलते थे, याद आया किसी को, या मिक्स में प्रॉब्लम है। लेबर कहाँ दिक्कत है, रेट में या यूसेज में, इफिशिएंसी में, या मिक्स में, या आइडल टाइम, ओवरहेड फिक्स या वेरिएबल, कौन सा कैपेसिटी या कैलेंडर। देखा आपने, एक बार पता चल जाए कि प्रॉब्लम कहाँ है तो उसको और छील के रख सकते हैं, पता तो चले। जैसे एक बार उनको पता चल जाता है कि भाई फैटी लीवर है तो नहीं रुकते हैं, फिर फैटी लीवर की बहुत सारी बातें वो फिर चेक करते हैं, क्या कारण हो सकता है। मुझे पीछे डेंगू हो गया था तो एक दो अस्पताल में गया, उन सालों ने और काम खराब कर दिया, जीने मरने की नौबत आ गई। तो मैं गंगाराम में गया तो वहाँ पे उन्होंने चेकअप किया और अगले दिन आके एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर पूछ रही है सर आप कितना ड्रिंक लेते हैं। मैंने कहा मैं तो पीता नहीं हूँ पानी छोड़ के, कभी कभी लस्सी पी लेता हूँ। तो मजाक नहीं, बताओ कितना पीते हो। तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं। चलिए फिर सीनियर डॉक्टर आया, काम खराब हो जाएगा, आप बताइए सही बात बताइए ताकि उसका इलाज कर। मैंने कहा सर नहीं पीते हैं, फैक्ट यही है। तो फिर उन्होंने एक दिन मेरा इलाज नहीं किया, फिर उन्होंने रिसर्च किया कि अगर फैटी लीवर विदाउट अल्कोहल हो तो उसका क्या कारण है, क्योंकि उनके सिलेबस में तो फैटी लीवर विद अल्कोहल, ड्यू टू अल्कोहल। अब ये साला सिलेबस के बाहर बीमारी आ गई, फैटी लीवर विदाउट क्या बोलते हैं वो, नॉन अल्कोहलिक केस। अब उन्होंने फिर से सिलेबस पढ़ना शुरू किया, तो एक दिन इलाज में वही छोटा मोटा पानी उन्हीं की दवा हुआ देने जो होता है वो देते रहे, अगले दिन फिर लेकर आए, फिर नया सिलेबस लेकर आए, फिर उन्होंने इलाज किया, एकदम ठीक कर दिया, मस्त बहुत बढ़िया कर दिया। तो परिस्थितियां ये आपको देखना है ना भाई। पुराने जमाने में जानते हो एक 3M थ्योरी चलती थी कि इंडस्ट्री कहाँ होनी चाहिए। कहानी सुनो, एक थ्योरी थी कि भाई कहानी ये थी कि जो इंडस्ट्री है ना वो यहाँ होनी चाहिए, सेंटर ऑफ M3। व्हाट इज M1? M1 इज मटेरियल, जहाँ रॉ मटेरियल मिले वहीं फैक्ट्री होनी चाहिए। व्हाट इज M2? जहाँ सस्ता मैन पावर हो वहीं फैक्ट्री होनी चाहिए। एंड व्हाट इज M3? जहाँ पे बेचने के लिए मार्केट हो वहीं फैक्ट्री होनी चाहिए। और इन सब के सेंटर में हो तो फैक्ट्री चलेगी ही चलेगी, मतलब जहाँ सब कुछ अवेलेबल हो आप उसके सेंटर में रहिए। और बेटा इसका सबसे जीता जाता एग्जाम्पल है टाटा स्टील इन जमशेदपुर। ये रियल आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसी के बेसिस पे जमशेदपुर की फैक्ट्री लगाई गई थी। किसी बच्चे ने अगर पढ़ा हो तो टाटा वाले पारसी हैं और पारसी ईरान से भाग कर आए थे और वो मुंबई में रहते थे, वही उनका कारोबार था। और टाटा नगर या जमशेदपुर जिसको आजकल बोलते हैं हम लोग, वो है रांची के पास, झारखंड। इंडिया का मैप देखा है, टाटा से जमशेदपुर बहुत दूर है, बहुत दूर है, कोई बड़ी बात नहीं, 2-2.5 किलोमीटर। मुझे नहीं एग्जैक्ट नहीं पता, जाने आने का कोई सीधा रास्ता नहीं है। आई थिंक ट्रेन भी जमाने में नहीं रही होगी, अभी भी शायद ना हो। फिर भी पारसी भाई ने बॉम्बे के आसपास आयरन स्टील की फैक्ट्री लगा के टाटा नगर जमशेदपुर में क्यों लगाई?
क्योंकि आयरन स्टील के लिए रॉ मटेरियल बहुत जरूरी है। आयरन ओर, कोयला, मैग्नीशियम और वो क्या बोलते हैं अबरक वगैरह इसको बोलते हैं, इंग्लिश नाम मुझे उसका नहीं पता, लाइमस्टोन, वाटर। इनके बगैर आप आयरन स्टील नहीं बना सकते, ठीक है कि नहीं। तो ये सब जमशेदपुर में ही अवेलेबल है। सिंह भूमि डिस्ट्रिक्ट, पता ही होगा, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, इंडिया का रूर कहा जाता है सिंह भूमि को, मतलब वहाँ ये सब खनिज पदार्थ बड़े आराम से अवेलेबल है। दूसरा मैन पावर, अब मुंबई फिर भी थोड़ा डेवलप था तो वहाँ महंगा मजदूर था, यहाँ बेचारे मतलब गांव के लोग थे, आदिवासी लोग थे, थोड़ी भी मजदूरी दो तो उनकी बेरोजगारी दूर होती थी, उनके लिए वही बड़ी बात थी। तो सस्ता मैन पावर, मजबूत थे, हट्टे कट्टे थे, उनसे काम भी करा लो। मुंबई वाले तो बचपन से नाजुक हैं। ये करण जौहर को देख के आपको बड़ी परेशानी होगी कि कौन से साइड में है ये, मतलब कई तरह की परेशानियां इनको देख के, और इस तरह के लोग वहाँ बहुत हैं। हाँ, मुंबई में बहुत है इस तरह के लोग, करण जौहर टाइप के। चलो जो भी है, हाँ हाँ, तो इनको बड़ी परेशानी है। तो वहाँ जाओ, एकदम बिरसा मुंडा टाइप के, एकदम मस्त है कि नहीं। और मार्केट शायद आपको पता हो, पहले कोलकाता बहुत अच्छा इंटरनेशनल ट्रेड हब था। वो तो बाद में बंगाल विभाजन के बाद थोड़ी कमी आई, आधा काम वहाँ से हट गया, अदरवाइज कोलकाता बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब था। अब कलकत्ता को इनकैचमेंट एरिया ही नहीं, इसीलिए कलकत्ता छोटा पड़ गया। मुंबई को इनकैचमेंट एरिया है, चेन्नई की इनकैचमेंट एरिया का मतलब होता है जहाँ से माल आ सके और जा सके। कोलकाता एकदम बॉर्डर पे है, तो उस बेचारे का एक तरफ तो ख़त्म ही हो गया ना, जो बांग्लादेश साइड में पार्टीशन के बाद चला गया, इसीलिए कोलकाता की वैल्यू थोड़ी कम हो गई। और विभाजन से पहले मुंबई से बड़ा ट्रेड सेंटर था कोलकाता, अगर आप लोगों को पता हो तो, मुंबई से बड़ा ट्रेड सेंटर था। तो जमशेदपुर टाटा फैक्ट्री तो 1905 में लगी थी, उस समय विभाजन तो था नहीं, बल्कि इवन बंगाल में ही बिहार आता था। और किसने पढ़ा हो हिस्ट्री तो, मतलब उसको बंगाल प्रोविंस ही बोलते थे। 2 ही 3 प्रोविंस थे, बंगाल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस और इधर पंजाब। पंजाब में सब था ये, हरियाणा, हिमाचल सब, और यूनाइटेड में पूरा उत्तर प्रदेश, और बंगाल में बिहार भी, और मतलब जो भी था असम असम सब उसी में था, सब उसी में था। तो ये कहानी है बेटा, यहाँ रहोगे सस्ता पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, बेचना सस्ता पड़ेगा, प्रॉफिट होना ही होना है। ठीक बात है बेटा जी। तो आप लोगों को समझ आया रेशियो, इसमें जीपी समझ आया। जीपी का फॉर्मूला मत देखो, फॉर्मूला तो 12वीं की क्लास में भी है। जीपी कम क्यों है, ज्यादा क्यों है, ये देखने के लिए सीओजीएस देखो। सीओजीएस क्यों कम ज्यादा, उसके लिए बताओ मटेरियल लेबर ओवरहेड देखो। मटेरियल कम ज्यादा क्यों है, उसके लिए उसके और नीचे के रेशियो देखो, याद है, प्राइस वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस। और जहाँ कमी है उसे दूर करो यार। तुम्हारा भी होगा वही परसेंटेज, अगर उसका 26 है जीपी तो तुम्हारा भी 26 होगा, कम काय होगा। कमियों को दूर कर लो, तो रेशियो यही तो करता है, कमियों को उजागर कर देता है, कहाँ प्रॉब्लम है वो ठीक कर देता है। मतलब वो ठीक तो नहीं करता, वो बता देता है, और फिर हम उसको ठीक कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है बेटा, आज बोनी करते हैं हम लोग, कोई क्वेश्चन नहीं करना है अभी, अभी एंजॉय करो। बहुत मन करे तो एफएम का जो फर्स्ट चैप्टर है कि एफएम क्या है कैसे है, थोड़ा पढ़ना, हम भी बताएंगे खूब डिटेल में, अभी पढ़ो, ठीक है। मिलते हैं शाम को, अभी तो आपका एसएम का क्लास होगा ना शायद, करिए, और फिर शाम को हम मिलेंगे कॉस्टिंग। थैंक यू, खूब पढ़ते रहिए बेटा। हम चाहते हैं, बिग बॉस ये चाहते हैं कि सभी घर वाले सितंबर अटेम्प्ट में पास करें।